नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महाराष्ट्र में प्रचार का शोर थम चुका है, डोर टू डोर शुरू हो चुका है, लेकिन जो शोर महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई दिया उसने देश को चुनाव के परिणामों से पहले ही एक नई दिशा दे दी। जो बटेंगे तो कटेंगे से होते हुए एक है तो सेफ है तक चली और आगे चलते चलते असली नकली गद्दार बनाम परिवार से होते हुए खटाखट पैसा ट्रांसफर के जरिए मराठा आरक्षण के प्लेटफॉर्म पर रुकते हुए वोट जिहाद के स्टेशन तक पहुंची और फिर महाराष्ट्र का गुजरातीकरण करने का वार चला गया। जहरीले सांप तक कह दिया गया। एक दूसरों पर बयानों के जरिए बड़े वार किए गए। बयानों के तीरों के बीच में महाराष्ट्र में यह भी तय होना है कि शरद पवार की एनसीपी ही असली है या फिर भतीजे अजीत पवार के साथ वाली असली एनसीपी ही असली है। यह अपने आप में एक सवाल अजीब है। वही सवाल यह भी है कि शिवसेना के लिए भी यही सवाल खड़ा होता है। बाला साहेब के वारिस उद्धव ठाकरे की राजनीति के असली वारिस क्या वही है या फिर राजनीति के असली वारिस असली शिवसेना के साथ सत्ता चला रहे एकनाथ शिंदे? आज हम आपको महाराष्ट्र की सियासत, वादे, नेताओं के इरादे और जनता के दिल की हकीकत बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की इस जंग में मुकाबला महायुक्ति बनाम महाविकास अघाड़ी के बीच है। सबसे पहले तो जरा यही देख लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर कौन किसके खिलाफ चुनावी मैदान में बिगुल फूंक रहा है, क्योंकि 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो कईयों की किस्मत तय होगी। जरा देखिए किस तरीके से पार्टियां चुनावी मैदान के अंदर हैं और कौन किसके खिलाफ है। एक तरफ है बीजेपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी। ये यहां दरअसल ये कांग्रेस है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। शिवसेना जो शिंदे की है, जिसके पास तीर कमान है, उसका मुकाबला शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ है और एनसीपी अजीत पवार, उसका मुकाबला एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ है। दरअसल नीचे की दो पार्टियां हैं, उसमें इधर आप मानकर चल सकते हैं कि बीते चुनाव तक दरअसल यही शिवसेना और यही एनसीपी थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि 4 सालों के अंदर सब कुछ बदल गया और शिंदे के पास शिवसेना है और असली एनसीपी अजीत पवार के साथ। और यह जंग न सिर्फ असली और नकली के बीच की है, बल्कि क्या वाकई में जिनके चेहरों के साथ, जिनके परिवार के साथ दशकों से एक पार्टी की कमान चली आ रही थी, क्या उस पर जनता भरोसा करेगी, या जो नए हाथों में कमान गई और जो खुद को दावेदार मान रहे थे, क्या उनके साथ जनता जाएगी? क्योंकि महायुक्ति और एमवीए महाविकास अघाड़ी दोनों के अंदर कमजोर कड़ियां भी बहुत सी हैं। मसलन बीजेपी जिन 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 95 सीटें मजबूत और बेहद मजबूत बीजेपी मानकर चल रही है। पिछले 3 चुनाव में उसने 2 या 3 बार ये सीटें जीती हैं। कांग्रेस जिन 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से 39 मजबूत और बेहद मजबूत मानकर चल रही है। बीजेपी के लिए सबसे कम 14% और शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए यह सबसे ज्यादा 34% के आसपास है। शिवसेना उद्धव ठाकरे जिन 95 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 32 पर उन्होंने पिछले 3 चुनाव में एक बार भी जीत हासिल नहीं की। ऐसी 31 सीटों पर मुकाबला बीजेपी के साथ सीधा और उनमें से 18 सीटें बीजेपी के लिए मजबूत और बेहद मजबूत है। यह फैक्टर भी चुनाव की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ऐसी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जो कांग्रेस और एनसीपी की मजबूत और बेहद मजबूत सीटें रही। लेकिन इन सबके बीच में इस बार वहां के वोटर्स को तय करना है कि वो उद्धव ठाकरे को बाला साहेब के असली वारिस के तौर पर राजनीति में देख रहे हैं या एकनाथ शिंदे के साथ ही वहां का मराठा जाएगा। सवाल यह भी है कि वहां का जो कोर वोटर कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहा, क्या वो शरद पवार के चेहरे के साथ जाएंगे या फिर अजीत पवार ने जिस तरीके से पार्टी को टेक ओवर किया और वो खुद को राजनीतिक तौर पर शरद पवार के प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच में रहते थे, क्या जनता उनके साथ जाएगी? महायुक्ति वर्सेस महाविकास अघाड़ी, इसको समझिए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव इस बार लड़ रहा है, क्योंकि वहां एक बार फिर से मुकाबला परिणाम के बाद हो सकता है। ब्रदर, बिग ब्रदर
और स्मॉल ब्रदर के बीच एक बार फिर से नजर आए। जरा देखिए मुकाबले में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस कितनी पर। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना जो शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे के साथ, वो 81 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनसीपी अजीत पवार वाली 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनसीपी शरद पवार वाली 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब एक बात तो आप मान लीजिए, दरअसल कोई भी पार्टी बहुमत के साथ अपने दम पर पावर में नहीं आ सकती। या तो महाविकास आघाड़ी होगी या महायुक्ति होगी, और हमने समीकरणों को चुनाव के परिणाम आने के बाद भी बदलते हुए देखा है। और कौन जाने जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो एक साथ एक बार फिर से नजर आ जाए। लेकिन जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो चुनाव दरअसल 6 अलग अलग हिस्सों और वहां की समस्याओं और वहां के वादों के साथ आगे बढ़ता है, और हर एक हिस्से की अपनी एक खूबी है और साथ में एक मुद्दा है। शुरुआत करते हैं विदर्भ के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का सूखा प्रभावित क्षेत्र है जहां कम बारिश होती है और इसी वजह से यहां किसानों को एक बड़ी परेशानी होती है। विदर्भ राज्य में कृषि संकट का केंद्र भी कह सकते हैं, और विदर्भ का नाम एक और चीज में सबसे ज्यादा आता है, और वो है सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याओं के मामले में विदर्भ पहले पायदान पर है। यह राज्य का अपेक्षाकृत पिछड़ा क्षेत्र है और इसमें कोई किंतु परंतु भी नहीं कि प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र के औसत का महज 30% है। इसको ऐसे समझिए कि अगर 100 रुपए महाराष्ट्र का एक आदमी कमाता है तो विदर्भ का औसत एक व्यक्ति सिर्फ 30 रुपए कमाता है। इसके अलावा मराठवाड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र की 1/3 मराठा आबादी यहीं पर रहती है, और कहते हैं कि महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन में 28% के आसपास मराठा है, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वोट के हिसाब से। यह क्षेत्र विदर्भ की तरह सूखे का सामना करता है, और किसानों की आत्महत्या के मामलों में आप अंदाजा लगाइए, विदर्भ के बाद सबसे ज्यादा जो मामले आते हैं वो मराठवाड़ा से आते हैं। हालांकि यहां के प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की 60% के आसपास है, विदर्भ से दोगुनी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो प्रति व्यक्ति की आय है उसके मुकाबले बेहद कम है। तीसरा इलाका जो आता है वो है पश्चिम महाराष्ट्र। इस क्षेत्र को राज्य का चीनी का कटोरा कहते हैं, और इस क्षेत्र में एक मजबूत कोऑपरेटिव तंत्र है। पश्चिम महाराष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम भी है और मजबूत भी है। सिर्फ चीनी का कटोरा नहीं, इसे राज्य में ऑटोमोबाइल और आईटी उद्योग हब के तौर पर भी देखा जाता है, और यहां इश्यूज बहुत अलग हैं जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे इस क्षेत्र के अंदर, इस इलाके के अंदर कौन सी पार्टी का वर्चस्व है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उत्तर महाराष्ट्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख कृषि उत्पादों में अंगूर, केले और प्याज को शामिल किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज निर्यात पर प्रतिबंध यहां का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। एक शब्द आपने सुना होगा, नासिक की प्याज। दरअसल उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा है नासिक शहर, जहां के प्याज पूरे दुनिया भर के अंदर काफी ज्यादा विख्यात है और उसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। हालांकि यह शहर आर्थिक रूप से विकसित है, और अन्य जिलों की बात की जाए इसी इलाके की तो आप सोचिए भारत के 250 सबसे पिछड़े जिलों में वो शामिल होते हैं, जहां अनुसूचित जनजातियां किंग मेकर की भूमिका में, यानी कि इस इलाके के अंदर किसी को अगर विधानसभा पहुंचना है, किसी को लोकसभा पहुंचना है, तो अनुसूचित जनजाति किंग मेकर की भूमिका में उसको अपने पाले में लाए बिना कोई संसद या सदन नहीं पहुंच सकता। पांचवा इलाका है ठाणे कोंकण। यह रीजन महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। ठाणे की प्रति व्यक्ति आय मुंबई के बाद दूसरी सबसे ज्यादा है। अधिकांश ठाणे कोंकण शहरी क्षेत्र हैं, जहां फैक्ट्रियां और इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रवासी आबादी वाले लोग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आप देखेंगे कि भी इन इलाकों के अंदर बाकी राज्यों के नेताओं की सभाएं दोनों ही पार्टियां करा रही हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, क्योंकि उन इलाकों के अंदर प्रवासी काफी संख्या में रहते हैं। छठा हिस्सा है मुंबई। मुंबई 100% शहरी क्षेत्र है। मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी कहते हैं।
और इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं, अन्य फाइनेंशियल कंपनियां भी मौजूद हैं। इसकी प्रति व्यक्ति आय राज्य के पिछड़े क्षेत्रों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। हालांकि यह भी सच्चाई है, यहां रहना भी उन इलाकों के मुकाबले में 3 गुना ही ज्यादा खर्चीला है। मुंबई की जनसंख्या में प्रवासियों की भागीदारी 43.02% के करीब है। 40% से ज्यादा प्रवासी हैं जो वहां के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन वोटर वहां के हैं और एक लंबे दौर से वहां रह रहे हैं। यहां दूसरे राज्यों से आकर लोग नौकरी और रोजगार करते हैं। यूपी और बिहार की बड़ी आबादी मुंबई के अंदर रहती है और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर पूरे तरीके से यहां पर रहने वाला है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कहां कितनी सीटों पर आमने सामने टक्कर में है, क्योंकि वहां टक्कर बहुत अलग है। वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस वर्सेस एनसीपी अजीत पवार है, कांग्रेस वर्सेस शिवसेना एकनाथ शिंदे है, और इसी तरीके से इन पार्टियों की भी आपस में टक्कर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कितनी सीटों पर किस इलाके के अंदर टक्कर है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 हिस्से जिनका भी हमने जिक्र किया कि विदर्भ है, मराठवाड़ा है, उत्तर महाराष्ट्र है, ठाणे है, मुंबई है और पश्चिम महाराष्ट्र है। अगर विदर्भ की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में जो सीधा मुकाबला है वो 35 सीटों पर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मराठवाड़ा की तो 10 सीटों पर दोनों में सीधा मुकाबला है। अगर हम बात करते हैं उत्तर महाराष्ट्र की तो 6 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। इसके अलावा ठाणे के अंदर 4 सीटें ऐसी है जिनमें सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में है। 8 सीटें मुंबई के अंदर ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। और इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र की 12 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के अंदर सीधा मुकाबला है। और इसको ऐसे भी समझिए, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उससे पहले आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा यहां भारी रहता था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2019 में जो 8% था वो 2024 में बढ़कर 29% हो गया है। महाराष्ट्र में आम चुनाव में जिन 90 विधानसभा सीटों पर इनका आमना सामना हुआ है उनमें से 52 पर कांग्रेस और 38 पर बीजेपी आगे थी। हालांकि ये चुनाव केंद्र का चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र का चुनाव है और हर चुनाव के साथ समीकरण बदल जाते हैं। वैसे विदर्भ में किसान किंगमेकर है। महाविकास आघाड़ी ने कृषि ऋण माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वादा किया है, जबकि महायुक्ति ने मुफ्त बिजली के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति वर्ष करने का वादा किया है। दोनों ने लुभाने की कोशिश की। लेकिन अब हम आपको बताते हैं बीजेपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार कितनी सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और किस इलाके की कितनी सीटें हैं यह भी जरा देखिए कि यहां टक्कर किस तरीके से है। अगर बात करें तो सबसे पहले जरा देखिए, सबसे पहले विदर्भ की 9 सीटें हैं जहां बीजेपी और शरद पवार एनसीपी आमने सामने है। 7 सीटें मराठवाड़ा की हैं जहां दोनों आमने सामने हैं। उत्तर महाराष्ट्र की 4 सीटें हैं जहां दोनों आमने सामने हैं। अगर बात करें ठाणे की तो ठाणे की 4 सीटें हैं जहां आमने सामने। मुंबई की महज 1 सीट है जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला एनसीपी शरद पवार की पार्टी के साथ है, कैंडिडेट के साथ है। जबकि पश्चिम महाराष्ट्र की 15 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर बीजेपी का मुकाबला एनसीपी शरद पवार के कैंडिडेट के साथ है। लेकिन इससे इतर तीसरी पार्टी मसलन शिवसेना उद्धव ठाकरे, बीजेपी कितनी सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के साथ सीधे मुकाबले में है, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, अगर विदर्भ की बात करें तो महज 3 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कैंडिडेट के साथ है। मराठवाड़ा की भी 3 सीटें हैं, जबकि उत्तर महाराष्ट्र की 5 सीटें हैं। ठाणे की 8 सीटें ऐसी हैं जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुकाबला बीजेपी के साथ सीधा है। मुंबई की 9 सीटें हैं और पश्चिम महाराष्ट्र की 5 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन इससे इतर शिवसेना क्योंकि 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एक है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। दोनों के बीच में कितनी सीटों पर टक्कर आमने सामने की है इसको भी समझिए, क्योंकि ये जो आंकड़ा आएगा ना ये बताएगा कि वहां कौन सी शिवसेना को मुंबई और महाराष्ट्र की जनता अपना मानती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के असली वारिस के तौर पर देखती है या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बाला साहब के असली वारिस के तौर पर देखती है।
हालांकि कमाल की बात यह है कि बाला साहेब ठाकरे हमेशा राजनीति से दूर रहे, लेकिन यहां राजनीतिक तौर पर जंग तो देखिए दोनों के बीच में कितनी सीटों पर कहां कहां टक्कर, यह भी आपको बताते हैं। अगर विदर्भ की बात करें तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे के बीच में टक्कर है। मराठवाड़ा में 11 सीटें ऐसी हैं। उत्तर महाराष्ट्र में 5 सीटें ऐसी है। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो ठाणे के अंदर है, और ठाणे अपने आप में मराठा पॉपुलेशन के हिसाब से मराठवाड़ा के बाद सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की 28% के आसपास मराठा पॉपुलेशन है। बहरहाल अगर बात करें हम ठाणे की तो 16 सीटें ऐसी हैं। मुंबई की 11 सीटें ऐसी हैं जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र की 5 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक और मुकाबला होगा एनसीपी के बीच में। एक एनसीपी है शरद पवार की और एक एनसीपी है अजीत पवार की। दोनों के बीच कितनी सीटों पर कहां मुकाबला है और कहां सीधी टक्कर है, यह भी जरा देखिए। अगर विदर्भ की बात करें तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे के बीच में सीधी टक्कर होने वाली है, और यह टक्कर अस्तित्व की टक्कर होगी। 7 सीटें मराठवाड़ा की है जहां दोनों के बीच में टक्कर होगी। 3 सीटें उत्तर महाराष्ट्र की है, 4 सीटें ठाणे की है, 1 सीट मुंबई की, और जो सबसे ज्यादा दोनों के बीच में टक्कर होगी वो 20 सीटें होंगी पश्चिम महाराष्ट्र की, जहां अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी के बीच सबसे ज्यादा टक्कर होगी। और हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो 20 का आंकड़ा है यह अपने आप पे किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाला है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो वहां सरकार बनाएगा उसमें इस आंकड़े की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन इससे इतर हम जिक्र कर रहे हैं बार बार मराठा का, इससे इतर एक और फैक्टर है जो महाराष्ट्र की सियासत को 360 डिग्री घुमाता है, और वो है वहां का ओबीसी फैक्टर। इसको जरा समझिए, अगर मराठा और ओबीसी एक साइड हो जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा समुदाय का वर्चस्व रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव से समझिए, निर्वाचित 288 विधायकों में से आधे से ज्यादा करीब 160 विधायक मराठा समुदाय से थे। हालिया लोकसभा चुनाव में भी सूबे की आधे से ज्यादा सीटों पर मराठा कैंडिडेट जीते, जिनकी संख्या करीब 2.5 दर्जन के आसपास थी। वोट बैंक के नजरिए से देखें तो ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 52% ओबीसी है। मराठा समाज की आबादी में भागीदारी महज 28% के आसपास, लेकिन बात जब सियासत में वर्चस्व की आती है तो मराठा भारी नजर आते हैं। ओबीसी मतदाताओं के प्रभाव वाले इलाके विदर्भ रीजन में ही सोचिए 62 विधानसभा सीटें हैं। वहीं मराठा समुदाय के वर्चस्व वाले मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कुल 116 विधानसभा सीटें हैं। ये दोनों वर्ग मिल जाएं, मराठा और ओबीसी, तो सोचिए करीब 80% के आसपास इनकी पॉपुलेशन होती है, जो किसी भी दल के लिए सत्ता की राह आसान बना सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सब एक साइड एक ही तरीके से बह जाए। क्या इस चुनाव में होगा? ये परिणाम बताए। लेकिन बीते 2 चुनाव के परिणाम क्या बता रहे हैं, इसको भी जरा समझिए कि बीते 2 चुनाव में किस तरीके से किसका वोटिंग परसेंटेज रहा और कितनी सीटें उनको मिली है। अगर बात करें 2014 की, बीजेपी को 122 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 42, एनसीपी को 41, शिवसेना को 63, अन्य को 20। अच्छा, यहां इंटरेस्टिंग यह है कि एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार दोनों शामिल हैं। ऐसे ही शिवसेना की 63 में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों शामिल है। यहां तक पार्टियों का विभाजन नहीं हुआ था। और इस तरीके से वोट शेयर देखिए, बीजेपी को 28% वोट मिले थे, कांग्रेस को 18%, इसके अलावा एनसीपी को 17%, शिवसेना को 19%, और अगर अन्य की बात करें तो 18% के आसपास वोट उनको मिले थे। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 तक भी एनसीपी और शिवसेना एकजुट थे, इसके बाद बिखराव आया। बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, कम हो गई थी 2014 के मुकाबले। कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, शिवसेना को 56 सीटें मिली थी और अन्य की संख्या 29 थी। वोटिंग परसेंटेज भी यहां थोड़ा सा बीजेपी का गिरा था, 26% बीजेपी का वोट परसेंट था, कांग्रेस का भी वोट परसेंट गिरा था, 16% था। यहां एनसीपी 17%, शिवसेना 16% और अन्य 25% के आसपास था। और ये बीते 2 चुनाव के परिणाम है। इस बार के परिणाम इसलिए अलग होंगे क्योंकि एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई है।
शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई है और इन सब के बीच में किस तरीके से जनता वोट करती है और किसे असली और किसको नकली अपने वोट बैंक के जरिए बताती है, यह परिणाम तय करेंगे। लेकिन महायुक्ति कितनी सीटों पर कौन कितना मजबूत और कौन कमजोर है, इसका आंकलन बखूबी किया जा रहा है, क्योंकि जो सीटें मजबूत होंगी वहां बीजेपी जीतना चाहेगी और जो कमजोर होगी वहां ताकत लगाना चाहेगी। और देखिए जरा कि अगर मोटे तौर पर आंकड़े पर नजर डाली जाए तो आंकड़े क्या कह रहे हैं। अलायंस हम आपको बता रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन मजबूत और सबसे मजबूत सीटों में बीजेपी की 95 सीटें हैं, एनसीपी अजीत पवार की 32 हैं। इसके अलावा शिवसेना एकनाथ शिंदे की 43 सीटें हैं। जो कमजोर सीटें हैं उसमें बीजेपी की 21 हैं, एनसीपी अजीत पवार की 10 हैं और शिवसेना एकनाथ शिंदे की 13 सीटें ऐसी हैं जहां वो कमजोर है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का गणित भी एक बार समझ लीजिए। हालांकि इन गणित को जनता अपने वोट बैंक के जरिए बखूबी बदलना जानती है और वो अपने अंदाज में चुनेगी, क्योंकि पहली बार ऐसा परिणाम आएगा जो बताएगा कि वहां एनसीपी और शिवसेना का असली स्वरूप क्या है, असली चेहरा कौन है। बहरहाल मजबूत और सबसे मजबूत सीटों की बात करें तो कांग्रेस 39 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार 36 सीटों पर, इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे 40 सीटों पर। कमजोर सीट की बात करें तो कांग्रेस 25 पर, शरद पवार एनसीपी 23 पर और शिवसेना उद्धव ठाकरे 32 सीटें ऐसी है जहां वो कमजोर हैं और वो अपने तरीके से जोर आजमाइश लगा रहे हैं। लेकिन जो भी होता है वो वादों के आधार पर होता है। जनता से किए गए वादे घोषणा पत्र के रूप में, संकल्प पत्र के रूप में सामने आते हैं। तो एक बार चलते चलते हम आपको यह भी बता देते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से कौन कौन से बड़े वादे किए गए, क्योंकि जनता वोट वादों के हिसाब से और अपने भविष्य के हिसाब से करती है। हालांकि वो नेता को भी चुनती है और कई बार वादे धरे रह जाते हैं। लेकिन देखिए महायुक्ति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से वादे क्या किए गए हैं, इसको भी एक बार जरा देख लेते हैं। महिलाओं के लिए जो बड़ी घोषणा की गई, प्रतिमाह 2100 रुपए की मदद की घोषणा की गई है। जबकि अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो प्रतिमाह 3000 रुपए देने की बात की गई है। इसके अलावा किसान की बात करें तो सालाना 15,000 रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसको 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की बात की गई है। जबकि 3 लाख तक की कर्ज माफी की बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से की गई। युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियों की बातचीत महायुक्ति की तरफ से की गई है। 3,000 रुपए महा बेरोजगारी भत्ता देने की बात महाविकास आघाड़ी की तरफ से की गई है। सेहत के लिए प्रति परिवार 5 लाख का मुफ्त इलाज, जबकि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज करने के बाद महाविकास आघाड़ी कर रहा है। बिजली के लिए 30% घटेंगे बिल, जबकि 100 यूनिट मुफ्त बिजली होगी। एमवीए महाविकास आघाड़ी कह रहा है। एलपीजी सालाना 6 गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे, सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे, ये एमवीए कह रहा है। और जब एमवीए की घोषणाओं को पढ़ेंगे तो इनमें से ज्यादातर वो आपको नजर आएंगी जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार कर रही थी या जिसका वो वादा कर रही थी। बहरहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पार्टियों के टुकड़े हुए, उन टुकड़ियों के बाद वहां के समीकरण बदले, उन समीकरणों के बदलने के बाद यह चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में महाराष्ट्र को यह तय करना है कि शिवसेना का असली चेहरा कौन होगा, एनसीपी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा और महाराष्ट्र के सिंहासन पर कौन बैठेगा। लेकिन एक तस्वीर पूरे तरीके से स्पष्ट है, सत्ता में जो भी आएगा वो बिना शिवसेना और बिना एनसीपी के नहीं आएगा। अब तय ये होना है कि वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ आएंगे या एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ, वो शरद पवार की एनसीपी के साथ आएंगे या फिर अजीत पवार की एनसीपी के साथ, क्योंकि महायुक्ति वर्सेस महाविकास आघाड़ी में से एक जीतेगा और वो महाराष्ट्र के सिंहासन पर अगले 5 साल तक राज करेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।